एसिड से रिलेटेड इश्यूज आजकल बहुत से लोगों को है, लेकिन इनको सीरियसली लेने वाले बहुत कम लोग। आजकल के डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको सीरियसली लेना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत सारी और प्रॉब्लम को जन्म दे सकती है। इसी को डीपली समझने के लिए आज हमारे साथ प्लानेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये प्रॉब्लम और कैसे इसका समाधान ढूंढा जाए। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? जी ठीक है। मैम, जैसे कि हमने बात की आजकल के डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले तो आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को समझाइए कि होता क्या है, क्या प्रॉब्लम है एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर? एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, लेकिन उसमें एक ही चीज मेनली आपकी बॉडी में होती है कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक एसिड है, उसका प्रोडक्शन जो है वो एक्सेस में हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यही इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर्स, GERD, एसिड रिफ्लक्स बेसिकली। तो ये सारी बीमारियां एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं। हालांकि हम जानते हैं कि एसिड जो HCl हमारे स्टमक में होता है बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए और बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए। लेकिन क्या कारण है कि ये जो इतना इम्पोर्टेंट चीज है हमारे सिस्टम का, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? देखो, अगर तो जो एसिड है वो नॉर्मली सिक्रीट हो रहा है तो जैसे आपने बताया कि वो हमारी डाइजेशन को प्रॉपर रखेगा, है ना, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसकी जरूरत है। अगर वो कम हो जाएगा तो खाना भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो आपकी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, उसको बेसिकली इरिटेट करता है, जो बेसिकली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। हाँ, बेसिकली हमारे जो स्टमक में जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, दैट इज गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो उस म्यूकोजा, वो बहुत ही म्यूकोजल स्लाइमी लेयर होती है। तो जब बार बार गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन एक्सेस में होगा, फूड नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वो गैस्ट्रिक लाइनिंग को जो है वो इरोड कर देगी, इरोडेड हो जाएगी, वो इरोजन्स हो जाएंगी, जो कि अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे तो अल्टीमेटली ये अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर्स भी बोलते हैं। और अगर वही एसिड थोड़ा सा आपके इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में चला गया तो वो ड्यूडेनल अल्सर्स कॉज कर देगा। तो दिस इज द रीजन। एंड अगर वही एसिड आपके स्टमक से रिफ्लक्स होके मुंह में आपके आ जाता है तो उसको आप एसिड रिफ्लक्स बोल देते हो। तो उसका रीजन बेसिकली यही है कि एक्सेस प्रोडक्शन है HCl का, गैस्ट्रिक एसिड का, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। और जैसे कि आपने उनके कारण पूछे, तो उसके कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो है H. pylori इन्फेक्शन। H. pylori एक बैक्टीरिया है जो कि कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर उसमें होता है और वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो जो भी पर्सन मान लो इन्फेक्टेड है H. pylori से, वो किसी और को मिलता है तो दैट इज, इट कैन ट्रांसफर टू दैट पर्सन विद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या थ्रू एयर आल्सो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय टॉकिंग, है ना, बाय सलाइवरी एक्सक्रीशंस, तो उसके थ्रू वो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है H. pylori जो है बेसिकली वो कंटेमिनेटेड फूड में रहता है। तो जो भी कंटेमिनेटेड फूड, मतलब आपके आसपास कोई कंटेमिनेटेड वाटर है, फूड है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो लोग बेसिकली इन्वायरमेंट जिनका क्लीन नहीं है, उनको H. pylori इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा है। बिल्कुल। इसके अलावा इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि नेसेड्स का इंटेक। नेसेड इज बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो जो भी पेन रिलीविंग ड्रग्स होती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली मॉडर्न मेडिसिन है, हमें थोड़ा सा पेन होता है, हम फटाफट पेन किलर लेते हैं और वी डोंट इवन थिंक कि ये हमारी बॉडी में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो लोग इतना फ्रीक्वेंट पेन किलर्स लेते हैं या इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर्स, मेडिसिन लेते हैं, तो उनको भी जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है और ये एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एग्जैक्टली। और सो एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑडियंस कि हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए प्लीज दवाइयां ना लें, फर्स्ट कंसल्ट डॉक्टर। वी आर अवेलेबल ऑनलाइन फॉर कंसल्टेशन, यू कैन कॉल अस, यू कैन कंसल्ट अस, एंड उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन का सेवन कीजिए।
यस मैम प्लीज। तो जैसे कि हमने बात किया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है एच पाइलोरी, और उसके बाद है नसेड्स का इंटेक, जो भी पेन किलर हम लेते हैं उसके इंटेक की वजह से भी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर मोस्टली लोगों में हो सकता है। उसके अलावा अल्कोहल इंटेक एंड स्मोकिंग, ये भी इस चीज को ट्रिगर कर सकता है। एंड इसके अलावा स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर को क्रिएट करने में। तो अल्टीमेटली जब आपका मन अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी खाओ वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। एंड अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपरली तो अल्टीमेटली जो गैस्ट्रिक एसिड का काम है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और वो बाकी के ऑर्गन्स को ही अफेक्ट करेगा। तो वो भी एक रीजन है तो जिसकी वजह से आपको एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। जी, तो मैम आपने मन की बात की और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के हिसाब से इन डिसऑर्डर्स को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों का बैलेंस रहना जरूरी है। तो कौन सा दोष है जिसके एग्रीवेशन से या जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपने बात किया कि जो आयुर्वेद है वो उसके बेस हैं 3 दोषास, दैट इज वाता, पित्ता एंड कफा। तो हमारी बॉडी में जब कोई भी डाइजेशन रिलेटेड इशू, जैसे जो भी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है, ये होते हैं मोस्टली पित्त के एग्रीवेशन के। पित्त दोष की जब वृद्धि हो जाती है बॉडी में, एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होता है, तो उस टाइम पे आपकी जो ये प्रॉब्लम्स हैं एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स, ये मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। एंड आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम इसके कारणों की भी बात करें तो आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया गया है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो दैट मीन्स कि 8 तरीके जिससे आप जो है वो अपना खाना खा सकते हैं, मतलब ऐसे वेज जिससे आपको अपनी डाइट करनी चाहिए। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके डाइट को, आपके डाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब क्या लेना चाहिए के साथ साथ कैसे लेना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए अगर आप मन की बात करें तो किस तरीके से आप ले रहे हैं, वो आपकी बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। जैसे कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आपको खाना कैसा लेना है, किस टाइम पे लेना चाहिए, कैसी प्रॉपर्टीज वाला लेना चाहिए, और वो देखने में कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, और अगर आप उसको ले रहे हो तो वो हॉट होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, कैसा आप ले रहे हो, कितने मील्स आप दिन के ले रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका प्रीवियस मील डाइजेस्ट नहीं हुआ लेकिन आफ्टरनून हो गई है, वी थिंक कि हाँ अभी खाने का टाइम है तो हमें खाना लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो इट शुड बी लाइक कि आपको पहले एनालाइज करना है कि अगर आप सुबह के टाइम पे जो है वो खाना खा रहे हो और आफ्टरनून में व्हेन यू फील लाइक यू आर हंग्री तभी आप उसको खाएं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वैसे तो आयुर्वेद बोलता है कि दिन में 2 ही मील्स लीजिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड थर्ड मील बाकी आप बीच में फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ ले सकते हो। जैसे कि आप मिड मॉर्निंग्स में कुछ ले लो या आफ्टरनून के टाइम पे अगर कोई लेना चाहे तो वो ले ले, ठीक है, एज पर द डाइजेशन कैपेसिटी की, कि हर किसी की डाइजेशन कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट है, आपकी भी डिफरेंट होगी, मेरी भी डिफरेंट है ना। तो हमें पहले ये एनालाइज करना है कि हमारा जो खाना है वो क्या पच चुका है पिछले वाला, तो भी हम नेक्स्ट मील लें। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, वर्क स्टाइल है आजकल, है ना, 9 to 5 का जॉब रहता है, तो लोग कुछ लोग ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, है ना। और यहाँ तो फिर ऐसा होता है कि हम एक ही मील अच्छे से लेते हैं, बाकी के मील्स को स्किप कर देते हैं। वैसा भी नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा गैप होता है। एक ही टाइम पे आप अगर दिन में एक ही मील ले रहे हो और ओवर ईट कर ले रहे हो तो उसमें भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो ओवरलोड हो गया उस टाइम पे। तो इट्स बेटर कि आप फ्रीक्वेंट मील्स लें और छोटे मील्स लें, ताकि आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे इतना ओवरलोड ना पड़े। जी। तो अभी पता कैसे लगाया जाए कि हमको एसिड से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं? एक तो जैसे आपने बताया कि एसिड बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम खुद से कैसे एनालाइज करें कि शायद ये इशू हो चुका है, शायद एसिड का अमाउंट बढ़ चुका है हमारे स्टमक में? देखो, जो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स हैं उसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में। पेशेंट को ब्लोटिंग फील होगी, कि बहुत भारीपन महसूस होगा। आप थोड़ा सा मील खाओगे आपको लगेगा मेरा पेट फुली ब्लोटेड है एंड मुझे
कुछ और खाने का मन नहीं है। ओके, ठीक है, पेन होगा एब्डोमेन में, बर्निंग होगी, एसिड का सिक्रीशन ज्यादा है तो आपको चेस्ट बर्निंग बेसिकली होगी, क्योंकि एसिड का टेंडेंसी क्या है कि वो रिगर्जिटेट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो चीज आपको देखने को मिलेगी। बेल्चिंग हो सकती है बेसिकली, जिसको खट्टे डकार हम बोल देते हैं, वो भी आ सकते हैं पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। पेशेंट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, एक मील ले लिया है, दूसरा मील लेने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको, गैस बेसिकली फील होएगी, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। ओके, तो अगर इफ समबडी इज फीलिंग लाइक कि नहीं इच्छा हो रही है, बहुत दिन सुबह का खाना खाया उसके बाद शाम तक या रात तक इनफैक्ट भूख नहीं लग रही है, तो स्टिल उसको एफर्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत खाने का, या इट्स ओके टू स्किप दैट मील आल्सो? देखिए, अगर तो आपको लग रहा है कि आपने सुबह का खाना खाया है और आफ्टरनून में यू आर नॉट एट ऑल इवन फीलिंग कि आप हंग्री हो, तो आप मत खाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यू कैन ईट स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, तो वो आप ले सकते हैं। लाइट फूड चूज कर सकते हो आप, जैसे कि अगर आप खाना ना खा के आप सिर्फ सैलेड खा लीजिए, खाना ना खा के आप सिर्फ कुछ सब्जी ले लीजिए, कुछ हेल्दी ऑप्शन ले सकते हो, और कट कर सकते हो मील को, कि रोटी नहीं खानी है तो सिर्फ सब्जी ले सकते हैं। जी, ठीक है। तो अभी सेल्फ एनालिसिस के बाद हमें अगर लग रहा है कि शायद कुछ इश्यूज हैं, जो भी आपने सिम्टम्स बोले इनमें से कुछ या मे बी सभी सिम्टम्स आकर हो रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट स्टेप शुड बी द कंसल्टेशन। यस, कंसल्टेशन और डायग्नोज करिए। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि अपर जीआई एंडोस्कोपी हो गया, उसको गैस्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो उससे पता चल जाता है, बेसिकली वो एक दूरबीन होती है, वो आपके मुंह के थ्रू वो चेक करते हैं कि आपके इंटरनल लाइनिंग में, इसोफेगस में या स्टमक में कहीं पे अल्सर तो नहीं है, तो वो चेक कर लेते हैं। अगर होते हैं तो डेफिनेटली एक कंफर्मेटरी वो चीज हो जाती है कि हाँ, आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, या आपको गर्ड है, या आपकी जो ये इसोफेजियल लाइनिंग है उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर एसिड का सिक्रीशन ज्यादा अमाउंट में हो और वो अपर रिगर्जिटेट करे, तो वो आपके इसोफेगस को भी अफेक्ट करेगा, नॉट ओनली द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। तो इसलिए आप उससे भी चेक करवा सकते हो। बाकी जो सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, तो डेफिनेटली वो एनालाइज कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम मोस्टली जो है वो एसिड पेप्टिक डिसीज की है। एंड आवर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इन दैट, कि वो आपकी हिस्ट्री और आपके सिम्टम्स देख के आपको आपके डिजीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको आपके डिजीज के बारे में, आपका डिजीज डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको है। तो अगर आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस आर अवेलेबल, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। तो मैम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि स्टमक में से एसिड आपके एसोफेगस में, आपकी फूड पाइप में आ जाता है, तो ये एसिड क्या आपके इंटेस्टाइन में, मतलब लोअर की तरफ भी मूव कर सकता है? ड्यूडेनल अल्सर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया कि अगर वो एसिड थोड़ा सा ड्यूडेनम में भी चला गया, तो वो ड्यूडेनल की इंटरनल लाइन, ड्यूडेनम की जो इंटरनल लाइनिंग है उसको भी इफेक्ट करेगा। तो उस वजह से भी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, अल्टीमेटली ड्यूडेनल अल्सर्स होंगे, है ना। तो वो चीज तो स्टमक, आपका इंटेस्टाइन और आपकी फूड पाइप, तीनों, बिकॉज स्टमक का कनेक्शन अपर एंड से अगर आप सोचो तो इसोफेगस से है, और अगर आप नीचे वाले एंड से सोचो तो दैट इज विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इज ड्यूडेनम, है ना। तो वो इन्हीं दो ऑर्गन्स को जो है वो अफेक्ट करेगा, बेसिकली इसोफेगस को एंड अल्टीमेटली ड्यूडेनम को। तो इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी। तो जैसे आपने बताया कि हमें अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ेगा, क्या खाना है, किस तरह से खाना है, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। अभी अगर दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक कि हम ऐसी क्या डाइट लें या ऐसा क्या रूटीन अपना फॉलो करें कि हमें ये एसिड के इश्यूज आए ही ना, और दूसरा अगर इश्यूज आ जाते हैं तो हमें क्या चीज अपनी डाइट में कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज 100% ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमें कैसा डाइट लेना है, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको ऐसी डाइट लेनी है जो कि पित्त दोष को ना बढ़ाए। बिकॉज जैसे कि हमने बात किया, जो आपका ये प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली होता किस वजह से कि बॉडी में पित्त बढ़ चुका है, पित्त दोष की वृद्धि हो चुकी है। जी। तो
इस टाइम पे आपको ऐसी डाइट, अब जैसे कि जो स्पाइसी फूड है, सावर फूड है, ये हैवी फूड है, वो आपके पित्त को बढ़ाएंगे क्योंकि वो हीट प्रिडोमिनेटेड। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जो भी गर्म तासीर वाली चीजें हैं, हीट प्रिडोमिनेटेड फूड्स है, वो हमें अवॉइड करने हैं। एंड ट्राई टू टेक मोर एल्केलाइन फूड्स। एसिडिक फूड्स की जगह पे हम एल्केलाइन फूड को चूज करें, बिकॉज एसिड का प्रोडक्शन ऑलरेडी हमारी बॉडी में ज्यादा है। तो हमें ऐसी चीजें लेनी है जो कि एल्केलाइन न्यूट्रलाइज कर दे, बेसिकली एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली। तो उसके अलावा अगर आप चूज करो तो कोकोनट वाटर is one of the best thing which you can take in acid peptic disorders, because coconut water is coolant, nourishing, and आपकी जो gastric mucosa है उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो it is very very good and full of nutrients, right, yes. Health. एंड इसके अलावा अगर आप बात करो तो जैसे कि आंवला हो गया, तो आंवले का सेवन, अभी जैसे उसका सीजन होता है तो आप फ्रेश आंवला भी इंटेक कर सकते हो। मुलेठी, हर किसी की किचन में मुलेठी अवेलेबल होती है। तो व्हेन यू आर फीलिंग यू आर हैविंग मोर एसिड इन योर स्टमक, तो आप उस टाइम पे मुलेठी का यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आप उसको, अगर आप मुलेठी को देखो तो वो उसकी स्टिक होती है जी। तो आप उसको थोड़ा सा तोड़ो, अपने मुंह में रखो थोड़े टाइम के लिए, तो यू विल फील कि हाँ आपका जो गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो इट विल हेल्प यू ऑल्सो। तो दीज आर वेरी वंडरफुल थिंग्स। एंड कमिंग टू योर लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल की अगर आप बात करो तो सबसे पहले हम खाने की बात करें तो खाना हमेशा जो है वो गर्म खाना चाहिए। गर्म मीन्स कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना गर्म जी, ठीक है। तो वैसा खाना आप लीजिए। ऐसा नहीं है कि खाना बना लिया है हमने, 6 बजे खाना बना के रख लिया और बाद में 10 बजे खाना खा रहे हैं, तो वैसा खाना नहीं, क्योंकि दोबारा गर्म कर लें तो इज इट फाइन? नहीं, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू किल हो जाती है। जब आप किसी भी चीज को कुक करते हो तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो आप फर्स्ट टाइम कुक करोगे तो वो थोड़ा रिड्यूस होएगा, लेकिन आफ्टर ऑल वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देगा, क्योंकि आप जो भी डाइट ले रहे हैं अल्टीमेटली उसका मोटिव क्या है कि आपकी बॉडी में वो खाना जाए एंड आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके, जो कि ग्रोथ रिपेयरमेंट में हेल्प कर सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप उस फूड की, जब खाना लेने से पहले ही हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को किल कर देंगे कि हाँ आप खाना ले रहे हो उससे पहले आपने उसको 4 बार गर्म कर लिया है, तो जो आप फर्स्ट टाइम में बना के खाओगे और जो चौथी बार गर्म करके खाओगे उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू में डेफिनेटली डिफरेंस होगा ही होगा। और 4 बार करने के बाद तो शायद काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। एंड बिल्कुल भी फ्रीज्ड फ्रोजन जो भी खाना होता है कि रात को बनाया है सुबह, फिर क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से हमें अपना टाइम भी मैनेज करना है ना, तो हम ये सोचते हैं कि रात को बनाया है सुबह भी यूज कर लेंगे, अगर बच गया तो शाम को भी यूज कर लेंगे। तो वैसा नहीं होना चाहिए। इट्स बेटर कि आप हमेशा जब भी कोई खाना बनाओ फ्रेश बनाओ, कम बनाइए और उसी टाइम पे उसको लीजिए, लेकिन रेफ्रिजरेट करके उसको, क्योंकि रेफ्रिजरेशन भी जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को किल करता है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमें कॉम्बिनेशन में फूड कैसा लेना है। ठीक है, कि हम कोई भी खाना है, मान लो कोई चीज है वो अकेली अगर आप लोगे तो दैट इज गुड, लेकिन अगर आप उसको कॉम्बिनेशन में किसी चीज के साथ ले रहे हो तो वो भी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को किल करती है ना। तो कॉम्बिनेशन में कौन सी, अब मान लो एक चीज हॉट पोटेंसी की है, कोल्ड पोटेंसी की है, आप उसको मिक्स कर देंगे, कंबाइन करके लेंगे, किसी भी वे में आप उसको ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देगा। और जो भी आपकी चीज बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं देगा तो वो नॉर्मल नहीं है, एंड वो बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस के लिए पॉजिटिव फैक्टर होगा। जैसे कि जनरली बोला जाता है कि किसी भी नमकीन चीज के साथ या नमक वाली चीज के साथ दूध नहीं पीना है। तो ये कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशंस ना बनाए जाए। कॉम्बिनेशन भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग की दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उस चीज को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। या आप किसी चीज को मिक्स कर रहे हो, अनकुक्ड फॉर्म में दे आर गुड, बट व्हेन यू आर कुकिंग देम इन कॉम्बिनेशन तो दे आर नॉट गुड। तो उस चीज का नॉलेज होना कि क्या चीज हमारे लिए सूटेबल है और किस चीज को हमने किस तरीके से लेना है, क्योंकि आज से 5000 पहले जब आयुर्वेद था तो उस टाइम पे हमारे जो एशियंट सेजेस है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए,
कैसे लेना चाहिए उसको, कौन कौन सी चीजों को कंबाइन कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, दूध और मछली का सेवन नहीं करना है, या अगर फॉर एग्जाम्पल दूध और नॉनवेज को साथ में नहीं लेना। तो अगर आप बात करो कि आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जब आप चिकन कुक करते हो, कुछ भी है, क्रीम डालते हैं, चीज डालते हैं, तो इसी की अगर हम बात करें तो ये टॉक्सिक फूड कॉम्बिनेशन है। आप इसको डिफरेंटली ले रहे हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको कंबाइन करके ले रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतना कुछ पैक्ड एंड प्रोसेस्ड हो चुका है कि यू डोंट इवन एनालाइज कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बिल्कुल। अभी आप जैसे फूड्स की बात कर रहे हैं तो दो सवाल मेरे हैं इसमें। जैसे कि अभी आपने बात की कि हम आंवला ले सकते हैं अगर हमें एसिड रिलेटेड इश्यूज हैं तो, बट जनरली जो है आंवला विटामिन सी से भरपूर है और खट्टा होता है, तो इज इट ओके? आपने बोला जैसे कि खट्टी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो आंवला से रिलेटेड ये जो कश्मकश है इसको जरा सॉल्व कर दीजिए। देखिए, जो आंवला है, नो डाउट इट इज रिच इन विटामिन सी, लेकिन आंवला का जो पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है दैट इज स्वीट। ओके, तो इसलिए आप आंवला को ले सकते हो। आंवला बेसिकली ठंडा भी है, एंड इनिशियली अगर आप टेस्ट भी करें आंवला को कभी, तो पहले आप उसको खट्टा आपको लगता है, लेकिन लेटर ऑन कुछ 2-4 मिनट के बाद यू फील इट इज गिविंग यू स्वीट टेस्ट ऑन योर टंग। तो वो भी है, एंड बेसिकली उसका जो पोस्ट डाइजेशन इफेक्ट है, आफ्टर डाइजेशन, इट इज नॉट सिट्रस, तो वो स्वीट होता है एंड वो बेसिकली नरिशिंग होगा, तो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। तो पीपल विद एसिड पेप्टिक डिसीज कैन टेक आंवला विदाउट एनी सेकंड थॉट। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपने जैसे बोला कि फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, तो व्हाट अबाउट ऐसे फूड्स जो उसी पर्पस के लिए मेंट किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कुछ टिक्की है या कुछ इस तरह के क्विक मेड स्नैक्स हैं जो कि फ्रोजन स्टेट में ही रहते हैं हमेशा, तो उनको लेना तो मतलब रूटीन में भी उनको लेना इज वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। ये खाना जो हम बना रहे हैं शायद एक दिन या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पुराना होगा, लेकिन वो फूड तो महीनों से पैक्ड है, एंड मोर ओवर उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। अगर आप नॉर्मली आलू को रखो फ्रिज में तो वो कितने दिन टिकेगा, लेकिन अगर आप टिक्की की बात करो तो वो कितने दिन से, जब आप स्टोर पे जाते हो तो शायद वो उससे पहले की बनी हुई है, और जब हम उसको घर लेके आते हैं तो भी वो आई थिंक महीना, 2 महीने आप उसको रखते हो अपने फ्रिज में। तो इट इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि उस स्टेज को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती हैं। तो कोई भी खाना पैक्ड, प्रोसेस्ड एज पर आयुर्वेदा इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। जी मैम, तो चलते चलते एक और सवाल, क्या ऐसी मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं, हर्बल रेमेडीज हैं जो आप रेकमेंड करेंगे उन लोगों को जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? सबसे पहली बात तो कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर कंसल्टिंग अगर कोई जानना चाहता है कि क्या मेडिसिन हैं तो वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं? बिफोर कमिंग टू मेडिसिन हम होम रेमेडीज की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लोग घर पे हैं, कंसल्ट नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजंस, एंड बट वी वुड सजेस्ट कि आप कंसल्ट करो, लेकिन विद फॉर एनी रीजन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसी होम रेमेडीज हम आपको बताएंगे जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसे कि फेनल सीड्स का वाटर। फेनल सीड्स जो मीठी सौंफ रहती है वो हर किसी के किचन में आई थिंक अवेलेबल होएगी, तो आप 1 चम्मच सौंफ का रात को पानी में भिगो के रख सकते हैं, एंड इन मॉर्निंग आप उसको ले सकते हो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, बिकॉज किसी के पास नहीं टाइम है ना, वो ये चीज भी नहीं कर सकता, तो इट्स बेटर कि आप कोई भी मील लो, उसके बाद 1 चम्मच जो ये मीठी सौंफ होती है उसको आप जरूर लीजिए अपनी डाइट में, दैट विल बी वेरी गुड। एंड सेकेंडली कमिंग टू द सेकेंड रेमेडी, दैट इज कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर आप लीजिए, बट बेटर है कि आप फ्रेश कोकोनट वाटर लें रेदर देन पैक्ड प्रोसेस्ड कोकोनट वाटर्स जो आते हैं, क्योंकि उनमें काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो जिसके पास नहीं है कोकोनट वाटर, फ्रेश नहीं अवेलेबल है, दे कैन टेक दैट, बट या इट्स बेटर कि आप उसको फ्रेश ले, तो दैट विल बी मच बेटर।
और अगर थर्ड रेमेडी की बात करें, दैट इज लाइकोराइस, मुलेठी। मुलेठी दे कैन टेक एट एनी टाइम, जब आपको लगे यू आर फीलिंग गैस्ट्रिक एसिड या कोई भी चीज आपको लग रही है, आपके बॉडी में पेन हो रहा है या स्टमक में पेन है, आपको जलन फील हो रही है, तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी मुलेठी लीजिए। आपके किचन में आई थिंक वो भी अवेलेबल होएगी, तो उसको थोड़ा सा लें, अपने मुंह में रखें, एज अ टॉफी उसको लें, एंड फॉर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स यू विल सी कि आपकी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, जो आपको बर्निंग हो रही है, समहाउ वो जो है वो कम हो जाएगी जी। तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। रोज वाटर इज वेरी गुड। मिंट वाटर, जो मिंट है, पुदीना है, उसमें मेंथॉल होता है, दैट इज वेरी कूलेंट, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पुदीने को किसी भी फॉर्म में एज अ चटनी आप उसको यूज करें, या उसके अलावा पुदीने का पानी ले लीजिए, है ना। या सिंपल पुदीना के पत्ते भी अगर पानी में डाल के छोड़ दें तो वो पानी का इंटेक हम सारा दिन करें, तो दैट वुड आल्सो बी ग्रेट, क्विक एंड वेरी इजी। तो वो भी आप कर सकते हो, दैट विल बी वेरी good. And apart from this we would suggest you कि आप कोई भी ऐसी चीज ना लें जो पैक्ड प्रोसेस्ड हो, एंड सेकेंडली जो भी स्पाइसी हो, सिट्रस हो एंड हेवी हो, एंड कभी भी आप जब खाना खाएं तो वो फ्रेश होना चाहिए, डिवॉइड ऑफ एनी टॉक्सिक कॉम्बिनेशंस, फ्रेश हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, गर्म हो, ताकि आपकी बॉडी उसको ले और प्रॉपरली उसको डाइजेस्ट कर पाए। एंड खाना खाने के बाद कभी भी एकदम से, क्योंकि हमारा जो आजकल का रूटीन है वो ये है, खाना खाया, एक तो कुछ लोग बेड पे ही खाना खाते हैं, तो बेड पे ही खाएंगे, वहीं पे खाना खा के वहीं पे लेट जाएंगे। तो इट्स बेटर कि खाना खाने के बाद आप 10-15 मिनट के लिए वॉक करो, एंड आफ्टर दैट आप जो है वो अपने बेड पे आइए। अगर आप डिनर की बात करें तो दैट विल बी गुड। तो ये सारे लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस आपको अपनी रूटीन में करने चाहिए। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। और तो एक चीज और, ये जो आपने मुलेठी और फेनल सीड सौंफ की बात की, अगर ये रूटीन में हम अपनी हर मील के बाद थोड़ा थोड़ा खा लेंगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम कभी क्रिएट हो गई नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज आयुर्वेदा ओनली वर्क्स फॉर प्रिवेंशन, कि आपको ये चीज हो ही ना, तो उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं कि हमें ये दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें अपनी डाइट में, अपने लाइफ, जो जैसे कि हमने ये अष्ट आहार विधि विशेष आयतनों की बात की, तो ये क्या है, ये वो मेथड्स हैं या ये फैक्टर्स हैं जो हमारे डाइट को, हमारे फूड को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप अगर हम बात करें कि कैसे टाइम पे खाना खा रहे हो, कौन से ऋतु में खा रहे हो, बिकॉज आयुर्वेद में सीजनल रेजिमेंट, डेली रेजिमेंट बताया गया है, कैसा डाइट है, कैसे सीजन में कैसा फूड होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपको कैसा फूड लेना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। इसीलिए इट्स बेटर कि पहले आप अपने आप को जाने, मेरे लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है। आफ्टर दैट यू कैन कम विद दैट कि हाँ मेरे को ये चीज सूटेबल है और ये नहीं है, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी रूटीन में, अपने डाइट में चेंजेस करिए। जी बिल्कुल। तो अभी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो उसमें एक तो वी हैव अमल की रसायन कैप्सूल्स दैट विल बी वेरी गुड फॉर डाइजेशन। उसमें बेसिकली आंवला का एक्सट्रैक्ट है, so that is very good and it is a immediate actor basically. So that will be good at a dose of 1 capsule twice a day people can take. And secondly we have pitta balance capsule because in this condition पित्त का सिक्रेशन ज्यादा है, तो हमें उसको बैलेंस करना है, तो उसके लिए वी हैव पित्ता बैलेंस कैप्सूल्स। तो वो भी जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है एट अ डोज ऑफ 1 कैप्सूल ट्वाइस अ डे। डोजेजेस मे वेरी एज पर द क्रॉनिसिटी ऑफ द डिसीज, बट या इनिशियल डोज पे आप इसको इतने डोज पे स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। एंड उसके बाद अगर आप और मेडिसिन की बात करें, देन वी हैव मुलेठी पाउडर ऑल्सो, एंड वी हैव पित्ता शामक कैप्सूल्स ऑल्सो। पित्ता बैलेंस इज बेसिकली अ मिनरल बेस्ड प्रिपरेशन जिसमें की कैल्शियम कंपाउंड्स हैं, कहरवा पिष्टी, अकीक पिष्टी, कामदुधा रस, प्रवाल पंचामृत, ऐसी मेडिसिन हैं। लेकिन अगर आप पित्ता शामक की बात करें तो उसमें हमारे पास हर्ब्स हैं, 2 हर्ब्स हैं जो कि पित्त पे एक्ट करती हैं। दोनों का एक्शन सेम है लेकिन वो डिफरेंट कंडीशंस में दी जाती है। तो पित्ता शामक इज ऑल्सो गुड फॉर बैलेंसिंग पित्ता। उसमें 2 ही हर्ब्स हैं, दैट इज पित्त पापड़ा एंड पटोल। सो ये दोनों हर्ब्स आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर मैनेजिंग एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स एंड फॉर मेंटेनिंग योर digestion or digestive juices. You can take digestion support capsules that is at a dose of 1 capsule once a day or twice a day.
All right. And along with these, balancing your diet, follow a good regime is also very important. Like थोड़ी बहुत हल्की फुल्की exercises, walking, कुछ योग and meditation will also really help in all these disorders. और time पे खाना, जैसे आपने बोला भी कि 2 आहार is enough. ऑल्सो आपकी बॉडी टाइप पे, आपकी रूटीन पे, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है, तो उनके लिए तो आई गेस 2 मील्स आर इनफ. तो चलिए, आई होप कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा किसी भी और डिजीज के बारे में आप जानना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस एज वेल एज ओपीडी इज अवेलेबल. यू कैन कॉल एंड बुक योर ऑनलाइन कंसल्टेशंस. सो अभी के लिए दीजिए इजाजत. जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए डिजीज के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ. इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड. प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक. www.planetayurveda.com